गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर अधिगम और शिक्षण में अधिगम और शिक्षण में हमारा जो प्रकरण चल रहा है अवधान, इसके अंतर्गत हमने इससे पहले वाले वीडियो में अवधान का अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम अवधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है अवधान के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इन्हें अवधान की विशेषता या अवधान के मनोवैज्ञानिक आधार भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले है उद्योगशीलता। इसके अंतर्गत अवधान में उद्योगशीलता आवश्यक है। अवधान के समय मस्तिष्क और संपूर्ण शरीर को श्रम करना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है और उसके लिए हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों को श्रम करना पड़ता है। व्यक्ति की विभिन्न मुख मुद्राएं इस श्रम की परिचायक होती है। अवधान केंद्रित करने में व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति प्रयत्न नहीं करेगा तब तक वह अवधान या ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इसमें उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति व्यय होती है तथा कक्षा में छात्र जब शिक्षण के प्रति उदासीन होते हैं तो वह कक्षा के बाहर इधर उधर ध्यान देखते हैं और कक्षा में शिक्षक जो है खड़े होकर पढ़ाता है, क्योंकि इसमें उद्योगशीलता बनी रहती है। यानी एक कक्षा में जब शिक्षक शिक्षण कार्य करवाने जाता है तो बच्चों का जब तक उस शिक्षण कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं करवाएगा तब तक वह उसमें जो है उद्योगशीलता नहीं बने। इसीलिए जो है शिक्षक जब कक्षा में जाता है तो खड़े होकर विद्यार्थियों की तरफ खड़े होकर पढ़ाता है तथा इससे उनकी उद्योगशीलता उनमें बनी रहती है, क्योंकि इससे उनका ध्यान पूरी कक्षा की तरफ बना रहता है। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है वह है प्रयोजनता। अब है प्रयोजनता। प्रयोजनता यानी किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले है उसकी योजना बनानी पड़ती है। प्रयोजन के अभाव में अवधान केंद्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक हम किसी भी कार्य की परियोजना नहीं बनाएंगे तब तक हम उसमें अवधान या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, तभी हम अपना अवधान अनेक कार्यों के प्रति केंद्रित कर सकेंगे। यानी जब तक हम किसी भी कार्य को करने के लिए परियोजना नहीं बनाएंगे तो तब तक हम उस कार्य के प्रति हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरी जो है विशेषता मानसिक सक्रियता। अब अवधान केंद्रित करने के लिए मानसिक सक्रियता भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का मानसिक सक्रिय नहीं रहेगा तब तक अवधान में ध्यान केंद्रित नहीं होगा। यदि व्यक्ति अपना किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है और उसका मस्तिष्क उधर नहीं है, यानी जैसे
तो वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकेगा। यानी जब तक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है और विद्यार्थियों का ध्यान उस पर नहीं है तो बालक जो है उस कार्य को या करवाए गए शिक्षण कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए बालक का उसमें ध्यान केंद्रित या मानसिक सक्रियता होना आवश्यक है। उसके बाद है तत्परता। अब जो है तत्परता से आशय है कि किसी भी जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए जैसे शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करवा रहा है और किसी विषय वस्तु को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है या बीच में आकर अटक जाता है तो उसमें तत्परता की कमी मानी जाती है। और यदि बालक की जिज्ञासाओं को वह शांत कर लेता है तो उसमें वह तत्पर माना जाता है। जैसे वुडवर्थ ने यह कहा है कि अवधान केंद्रित करने के लिए तत्परता भी आवश्यक है। जब तक अवधान केंद्रित करने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की तत्परता होना आवश्यक है। उसके बाद है विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति। विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति यानी अवधान केंद्रित करते समय व्यक्ति किसी वस्तु को देख अवधान में व्यक्ति की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति होती है। अवधान में व्यक्ति द्वारा किसी विषय वस्तु के विभिन्न अंगों का सूक्ष्मतम अध्ययन किया जाता है। यानी किसी विषय वस्तु को वह छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका जो है अध्ययन करता है। व्यक्ति जब किसी वस्तु का अवलोकन करता है तो उसका रंग, रूप, कद और शरीर की विशेषताएं आदि पर विशेष ध्यान देता है कि इसका रंग कैसा है। विश्लेषण कैसे करेगा वह? उसके छोटे छोटे भागों को देखकर उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसकी शरीर की विशेषताएं कैसी है, उन सब पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद है संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति। यानी विश्लेषण में तो किसी विषय वस्तु को विश्लेषण करके उसको पढ़ाना, और संश्लेषण प्रवृत्ति के अंतर्गत अवधान केंद्रित करते समय किसी व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर सर्वप्रथम उसका विश्लेषण करता है, तत्पश्चात उन सभी तत्वों का संश्लेषण करता है। यानी छोटे छोटे भाग में बांटकर उसको एक सारांश रूप में, समरी के रूप में किसी भी विषय वस्तु को बताता है। इस प्रकार जैसे बड़ी कोई अगर विषय वस्तु है तो उस बड़ी विषय वस्तु को छोटे रूप में बताता है। इस प्रकार वह निष्कर्ष निकालता है कि वस्तु व्यक्ति अच्छी है या बुरी है। यानी संश्लेषण के आधार पर वह यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह वस्तु अच्छी है या बुरी है। फिर है स्थिरता। नेक्स्ट जो है वह है अस्थिरता। यानी अस्थिरता भी अवधान का एक विशेष गुण माना जाता है। किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना कुछ कठिन होता है। एकाग्रता की शक्ति व्यक्ति होती है, क्योंकि जब तक किसी विषय वस्तु यह विषय वस्तु की भिन्नता पर निर्भर करती है, अवधान का बिंदु भटकता रहता है। यानी ध्यान केंद्रित का जो बिंदु है वह भटकता रहता है, किंतु शिक्षक में यह होना चाहिए कि वह किस प्रकार से यदि हम उसके संवेगों को लेकर बात करें तो किस प्रकार से अपने संवेगों को स्थिर रखते हुए, यानी अस्थिर न रखते हुए स्थिर रखते हुए अपने संवेगों पर काबू करता है। जैसे क्रोध आता है, क्रोध है तो किस प्रकार से अपने क्रोध पर काबू पाता है, या क्लास में असमय या
ज़्यादा जैसे हंसना भी स्थिरता को व्यक्त करता है। उसके बाद है संकीर्णता। संकीर्णता यानी अवधान के चयन की प्रवृत्ति होती है। इसी चयनात्मकता की विशेषता के कारण जब एक तथ्य व्यक्ति की चेतना में आता है तो दूसरा बाहर चला जाता है। व्यक्ति अवधान केंद्रित करने के लिए उनमें वस्तुओं में से किसी एक का चयन कर लेते हैं। यानी जब एक बात दिमाग में आती है तब दूसरी चली जाती है और उसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उस वस्तुओं में से किसी एक का चयन करना होता है। इस प्रकार से अवधान या ध्यान केंद्रित करने के लिए इन सभी प्रकार की विशेषताओं को बताया गया है। अब आज का आपका गृह कार्य। अवधान की विशेषताओं को समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल गई, अतः सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। 2 गज दूरी, मास्क की जरूरी, बी स्टैंड बी स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।